जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद वीर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास में आज की क्लास में हम ब्रिटिश कालीन भू राजस्व की प्रणालियों के बारे में देखेंगे। क्या क्या प्रणालियां अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व प्राप्त करने के लिए भारतीय क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो भू राजस्व से तात्पर्य है एक ऐसा राजस्व जो कि कृषि कार्य करने वाले किसानों या खेतीहारों के लगान या जो उनसे कर वसूला जाता था, उस कर के संग्रह से जो राजस्व एकत्रित होता था उसे कहा जाता था भू राजस्व। ये भू राजस्व जो है भारतीय क्षेत्रों के लिए कोई नई बात नहीं थी। भारतीय क्षेत्रों में, भारतीय या भारतीय समाज में देखा जाए तो प्राचीन काल से ही भू राजस्व की एक उन्नत व्यवस्था रही है, जिसमें कि जनता अपनी उपज में से कुछ भाग शासक को दिया करती थी। तो वहां तक ये उन्नत रूप में एक व्यवस्था थी प्राचीन काल में। भू राजस्व की व्यवस्था को मध्यकाल और उत्तर मुगल काल तक भी हम देखते हुए आए हैं। वहां पर भी भू राजस्व के संबंध में कुछ न कुछ व्यवस्था बनाई गई थी। तो जब अंग्रेज भारत आए, धीरे धीरे उन्होंने भारतीय क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया। तो यहां पर राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से अंग्रेजों ने भी भू राजस्व की कुछ प्रणालियां लागू की, जिनमें से मुख्य रूप से 3 प्रणालियों का जिक्र किया जाता है। इनमें से एक प्रणाली थी इसी भू राजस्व के संबंध में, उसे कहा गया स्थायी बंदोबस्त। जो एक अन्य प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा भारतीय क्षेत्रों में लगाई गई थी, इसे कहा गया रैयतवाड़ी। और तीसरी व्यवस्था जो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई उसे कहा गया महालवाड़ी। तो आज की क्लास में यही हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये तीनों व्यवस्थाएं लागू की गई, कैसे इनके प्रभाव रहे भारतीय क्षेत्रों में, और अंततः इनके परिणामों पर भी चर्चा करेंगे कि क्या इनके परिणाम रहे जब ये व्यवस्थाएं लागू की गई। यहां देखने लायक विषय ये है कि जब भू राजस्व की प्रणालियां प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, तो ये अंग्रेज कैसे बीच में आए और किस प्रकार से इन्हें यह अधिकार प्राप्त हुआ कि ये अपनी कुछ भू राजस्व की व्यवस्थाएं भारतीय क्षेत्रों में लागू करने में सफल हुए। तो इससे पहले हमने देखा था कि 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता। प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया और मीर जाफर से इन्होंने 24 परगना की जमींदारी प्राप्त की थी। जब इन्होंने 24 परगना की जमींदारी प्राप्त की, तो वहां से ही यानी कि 1757 से ही इन्हें राजस्व प्राप्ति का कुछ अधिकार भारतीय क्षेत्रों में प्राप्त हो चुका था। इसके बाद 1760 में हमने देखा कि जब मीर जाफर को गद्दी से उतारा गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित किया गया था, तो मीर कासिम के द्वारा अंग्रेजों को 3 जिलों की जमींदारी दी गई, जिनमें से कि वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर जैसे 3 जिले थे जिनकी जमींदारी का कार्य इन्हें प्राप्त हुआ था। तो धीरे धीरे ये राजस्व के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे और इसी बीच इन्होंने 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा इन अंग्रेजों को 3 बड़े क्षेत्रों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी प्राप्त हुई। और वहीं 1765 में इन्होंने राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। तो यहीं से हम आगे लेकर चलते हैं कि जब 1765 में बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया गया, अब इस द्वैत शासन व्यवस्था में जब हम द्वैत शासन की क्लास पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि राजस्व एकत्रित करने के लिए इस द्वैत शासन में 2 दीवानों को नियुक्त किया गया था।
उनमें से एक थे मोहम्मद रजा खां, और जो एक अन्य दीवान नियुक्त किए गए थे इनका नाम था राजा सिताब राय। अब इन दोनों ही भारतीय चेहरों को दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था और इन्हें यह कार्य सौंपा गया था कि आप बंगाल के क्षेत्र से राजस्व एकत्रित करें और उस राजस्व को अंग्रेजों के राजकोष में जमा करें। इस द्वैत शासन व्यवस्था के कारण अंग्रेजों ने बंगाल में भारी लूट का काम किया। लूट की ही संज्ञा इसे इतिहासकारों ने दी है। 1765 से और 1772 तक बंगाल में ये द्वैत शासन के रूप में लूट का कार्य चलता रहा और 1772 में जब बंगाल के गवर्नर बनकर आते हैं वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कुछ कार्य यहां बंगाल के क्षेत्र में किए गए, जिनमें कि एक प्रमुख कार्य यह भी था कि इन्होंने इस द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करवा दिया। बंगाल के क्षेत्र में 1772 में जो प्रमुख कार्य वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए, उनमें एक कार्य यही था कि बंगाल से द्वैत शासन का अंत कर दिया गया। अब इस द्वैत शासन के अंत के पीछे कुछ वैश्विक कारण भी थे, उन्हें हम पिछली क्लास में देख चुके हैं क्या कारण यहां बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त करने के पीछे रहे हैं। तो जब द्वैत शासन समाप्त किया गया 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, तो अब ये जो दीवान के पद पर ये जो दो भारतीय चेहरे रखे गए थे, इनका ये जो दीवान का पद है ये भी समाप्त कर दिया गया। और दीवान का पद समाप्त होने के कारण यहां 1772 में ही वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा राजस्व कार्यों के लिए एक राजस्व बोर्ड का गठन किया गया। इसे राजस्व बोर्ड या रेवेन्यू बोर्ड कहा गया। अब इस राजस्व बोर्ड का गठन जब वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया, तो इसके अंतर्गत कर संग्राहक या फिर इन्हें कहा जाता है टैक्स कलेक्टर, तो ये पद सृजित किए गए। कर संग्राहक के पद इस रेवेन्यू बोर्ड के अंतर्गत सृजित किए गए और इन कर संग्राहक के पदों पर अंग्रेज अधिकारियों की भर्ती की गई और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यह कहा गया कि अब जो राजस्व वसूली का कार्य है वे अंग्रेज अधिकारी करेंगे और यहां जो भारतीय चेहरे दीवान के रूप में रखे गए थे राजस्व कार्य के लिए, इनका दीवान का पद समाप्त कर दिया गया। अन्य कार्य जो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए, उनमें से एक मुख्य कार्य यह था कि जो राजकोष है, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा राजकोष को मुर्शिदाबाद से और कलकत्ता में स्थानांतरित किया गया। पहले इनका जो ये राजकोष था मुर्शिदाबाद में था और इसे 1772 में मुर्शिदाबाद से और कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया। अब यही इसी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल के क्षेत्र में एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसे कहा गया फार्मिंग सिस्टम या फिर खेती व्यवस्था इसे कहा गया। फार्मिंग सिस्टम या फिर खेती व्यवस्था इसका नाम था। तो इस खेती व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूली का जो कार्य था उसे ठेके पर दिया जाने लगा। इन्होंने ये जो फार्मिंग सिस्टम बनाया
इसके अंतर्गत ये व्यवस्था रखी गई कि जो राजस्व वसूली का कार्य है वो ठेके पर की जाएगी। यानी कि राजस्व वसूली के लिए बोलियां लगाई जाएंगी और जो व्यक्ति सर्वाधिक बोली लगाएगा उसे राजस्व वसूली का कार्य दिया जाएगा। प्रारंभिक दिनों में जब 1772 में ये फार्मिंग सिस्टम शुरू किया गया तो ये जो ठेके की व्यवस्था थी इसे 5 सालों के लिए बनाया गया। 5 साल का ठेका एक बार दिया जाता था और 5 साल तक जो है वही ठेकेदार इन क्षेत्रों में राजस्व वसूली का कार्य करता था। तो ये कुछ राजस्व संबंधी व्यवस्थाएं हैं जो कि भू राजस्व की इन 3 व्यवस्थाओं को लागू करने से पूर्व अंग्रेजों के द्वारा भारतीय क्षेत्रों में लगाई गई और इन व्यवस्थाओं के जरिए अंग्रेज कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि जब हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रूप में 3 विस्तृत क्षेत्र मिले हैं तो इन विस्तृत क्षेत्रों को अधिक से अधिक लूटा जाए और इन क्षेत्रों से अधिक राजस्व को प्राप्त किया जा सके। लेकिन अंग्रेजों की यह मंशा सफल नहीं हो पाई क्योंकि अत्यधिक शोषण के कारण यहां द्वैत शासन व्यवस्था ने बंगाल को भूखमरी और कंगाली की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। यहां से बंगाल से लोगों ने पलायन करना प्रारंभ किया और उस पलायन के कारण यहां किसानी बर्बाद हुई और लोगों ने खेती कार्य आदि भी छोड़ दिए थे, जिस कारण से कि ये द्वैत शासन व्यवस्था विफल रही। इसके बाद ये जो अन्य प्रावधान वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा राजस्व प्राप्ति के लिए किए गए, खास करके ये फार्मिंग सिस्टम जो इन्होंने डेवलप किया, तो ये फार्मिंग सिस्टम भी असफल साबित हुआ और इसकी असफलता के कारण इसे 1777 के बाद फिर से 1 साल के लिए लागू कर दिया गया, क्योंकि पहले ये फार्मिंग सिस्टम 5 साल के लिए था, लेकिन इसके बाद इसे फिर से 1 साल के लिए कर दिया गया। यानी कि 1 साल के लिए राजस्व का कार्य ठेके पर दिया जाने लगा। तो इस कारण से भी, इस खेती व्यवस्था के कारण भी यहां बंगाल में किसानी का विनाश हुआ और इस खेती व्यवस्था के कारण ये जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, इन पर भी काफी आरोप लगे कि ये जो ठेका है ये ठेका आप अपने पसंदीदा आदमियों को देते हैं, जो भी आपके करीबी हैं उन्हें ही ये ठेका मिलता है। इस प्रकार के आरोप भी वारेन हेस्टिंग्स पर समय समय पर लगते आए हैं। तो ये व्यवस्थाएं हमने देखी जो कि इन भू राजस्व की व्यवस्थाओं को लागू करने से पहले भारतीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी राजस्व प्राप्ति के लिए। तो यहां तक हमने देखा कि अंग्रेज यही चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त किया जाए, लेकिन उनकी कोई भी ये व्यवस्थाएं सफल नहीं हो पा रही हैं। तो इसी बीच बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आते हैं कॉर्नवालिस। 1786 की ये बात है। तो 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, उनका नाम है कॉर्नवालिस। अब ये जो कॉर्नवालिस है इन्हें ही श्रेय दिया जाता है ये स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के लिए। यानी कि ये जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था भू राजस्व के संबंध में की गई वो कॉर्नवालिस के ही द्वारा की गई। कॉर्नवालिस का कार्यकाल भारतीय क्षेत्रों में 1786 से और 1793 तक इनका कार्यकाल रहा और इसी कार्यकाल के दौरान इन्होंने ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस स्थायी बंदोबस्त को करने के लिए यहां 2 व्यक्तियों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे सर जॉन शोर। सर जॉन शोर जो थे, इनके कार्यकाल के दौरान ये रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष थे।
ये वही रेवेन्यू बोर्ड है जो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में बनाया गया था। तो एक व्यक्ति सर जॉन सोर और एक जो अन्य व्यक्ति जिनका नाम लिया जाता है इस स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के लिए, इनका नाम था जेम्स ग्रांट। तो ये जो जेम्स ग्रांट थे, ये कॉर्नवालिस के कार्यकाल में अभिलेखपाल के पद पर तैनात थे। अभिलेखपाल या फिर इन्हें कहा जाता है रिकॉर्ड कीपर। रिकॉर्ड कीपर। तो रिकॉर्ड कीपर के पद पर जेम्स ग्रांट और रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर सर जॉन सोर थे। अंग्रेज चूंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिससे कि इन्हें भारतीय क्षेत्रों से नियमित रूप से राजस्व प्राप्त होता रहे। ऐसा न हो कि जिस वर्ष कम उत्पादन हो उस वर्ष राजस्व भी कम प्राप्त हो। ऐसी व्यवस्था ये चाहते थे कि राजस्व हमें एक समान राजस्व जो है वो प्रत्येक वर्ष प्राप्त होता रहे। तो इसके लिए जॉन सोर ने सर्वप्रथम एक विचार दिया। ये जो जॉन सोर है रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष, इनके द्वारा एक विचार दिया गया। इन्होंने कहा कि यदि भारतीय क्षेत्रों में एक निश्चित समय के लिए कर की दर को नियत कर दिया जाए, नियत यानी कि फिक्स कर दिया जाए, तो लाभ प्राप्त हो सकता है। अब इन्होंने एक विचार दिया कि यदि भारतीय क्षेत्रों में एक निश्चित समय के लिए कर की दर को नियत किया जाए, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिसमें भारतीयों को प्रतिवर्ष एक समान राजस्व जो है वो जमा करना हो, तो तब कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है अंग्रेजों को। तो इस व्यवस्था को ये जो विचार इनके द्वारा दिया गया सर जॉन सोर के द्वारा, इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया 1790 में। 1790 में इसे बंगाल के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया और इसे कहा गया जॉन सोर की व्यवस्था। अब ये जॉन सोर की व्यवस्था जेम्स ग्रांट और जॉन सोर ने मिलकर लागू की। इसका नाम रखा गया जॉन सोर की व्यवस्था, क्योंकि इस समय जॉन सोर जो है वो रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो इनके नाम पर यह व्यवस्था चलाई गई 1790 में। और इसमें यह कहा गया कि अगले 10 वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए यह व्यवस्था लागू की गई और कहा गया कि अगले 10 वर्षों के लिए राजस्व या जो कर लिया जाएगा, ये कर उतना लिया जाएगा जितना कि 1790 में लिया गया था। 1790 में जॉन सोर की व्यवस्था लागू की गई और उसमें यह कहा गया कि अगले 10 वर्षों तक भारतीय लोगों से उतना कर लिया जाएगा जो कि उन्होंने 1790 में एक बार दिया है। 1790 में जो कर उन्होंने दिया था, अगले 10 वर्षों तक प्रतिवर्ष उन्हें उतना ही कर देना था। अर्थात कर की दरें जो है अगले 10 वर्षों तक बढ़ाई नहीं जाएंगी। ना ही कर की दर को बढ़ाया जाएगा और ना ही उस दर को घटाया जाएगा, यानी कि दर को नियत कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। तो इस व्यवस्था को कहा गया जॉन सोर की व्यवस्था और ये प्रायोगिक तौर पर 1790 में लागू की गई। जब ये लागू की गई थी तो इसे एक प्रयोग के रूप में लागू किया गया था। अब ये प्रयोग
1790 में किया गया और इसने शुरुआती वर्षों में ही अंग्रेजों को लाभ पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जब 1790 में यह व्यवस्था लागू की गई तो 1790 के बाद 91 और 92 में उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, फिर भी अंग्रेजों के राजस्व में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि दर जो है वो 1790 के अनुसार नियत कर दी गई थी और 1790 के अनुसार ही उनसे कर लिया गया भारतीयों से, जबकि उनका उत्पादन कम हुआ था। तो जब प्रारंभिक वर्षों में इस व्यवस्था ने, ये जो जॉन शोर की व्यवस्था कही गई, इसने एक अच्छा परिणाम देना अंग्रेजों को प्रारंभ किया, तो 1793 में इस जॉन शोर की व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त के रूप में लागू कर दिया गया भारतीय क्षेत्रों में। स्थायी बंदोबस्त के रूप में इसी जॉन शोर की व्यवस्था को लागू किया गया 1793 में। अब चूंकि 1793 में जो ये गवर्नर जनरल है वो है कॉर्नवालिस, तो इस कारण से कॉर्नवालिस को ही श्रेय दिया जाता है इस स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे। तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू करने पर सहमति की गई कि 1793 से अभी जो जॉन शोर की व्यवस्था है इसे स्थायी रूप से भारतीय क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। कुछ ही भारतीय क्षेत्रों में इसको लागू किया गया, जिनमें कि प्रमुख क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें अवध का जो एक क्षेत्र था वाराणसी, इसके साथ ही गाजीपुर, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में है गाजीपुर, गाजीपुर के साथ ही इस व्यवस्था को उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में भी लागू किया गया। और ये जो कुल क्षेत्र है ये अंग्रेजों के कुल क्षेत्रफल का, जो उस समय अंग्रेजों के कब्जे में भारत का जितना क्षेत्र था उसके 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि कितने प्रतिशत भाग पर कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी, मैच करने के लिए भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये अंग्रेजों ने जितना भारतीय क्षेत्र अपने अधिग्रहण में किया था उसके 19% क्षेत्रफल पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। तो जब यह व्यवस्था लागू की जानी थी 1793 में, पूर्ण रूप से इस पर सहमति हो गई कि ये जो जॉन शोर की जो व्यवस्था थी उसे ही स्थायी व्यवस्था के रूप में लागू किया जाएगा। तो 1793 में जब यह व्यवस्था लागू की जानी थी तो अंग्रेजों के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि लगभग 2.5 करोड़ प्रतिवर्ष का यहां से राजस्व जो है वो प्राप्त किया जाना है। अब राजस्व प्राप्त किया जाना है, लेकिन जो राजस्व प्राप्त किया जाए उसके लिए किससे समझौता किया जाए, या कि सीधे किसानों से राजस्व लिया जाए या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बीच में नियुक्त किया जाए जो कि किसानों से राजस्व प्राप्त करके अंग्रेजों को दे सके। तो इस प्रकार की समस्याएं जब अंग्रेजों के सामने खड़ी हुई तो देखा गया कि इस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुख्य रूप से जो किसानी से संबंधित परिवार थे या कृषि कार्य में जो परिवार लगे हुए थे उनकी संख्या 40-50 लाख के करीब थी। तो ऐसा उस समय संभव नहीं था कि 40-50 लाख परिवारों से बात की जाए, उन्हें स्थायी बंदोबस्त के बारे में समझाया जाए और तब उनसे राजस्व प्राप्त किया जाए। तो अंग्रेज चूंकि 1757 से हमने देखा था कि इन्हें बंगाल के क्षेत्र में राजस्व प्राप्ति का कुछ अधिकार प्राप्त हुआ था, तो 1757 से पहले भी ये व्यापारिक रूप से बंगाल के क्षेत्रों में सक्रिय थे और वे भली भांति जानते थे कि ये जो बंगाल के नवाब हैं वो किसानों से किस प्रकार से इस भू राजस्व को एकत्रित करते थे। तो उन्हें इस बात की जानकारी थी कि ये जो भू राजस्व का कार्य था बंगाल के नवाबों के द्वारा जमींदारों के माध्यम से किया जाता था। तो अंग्रेजों ने भी
इसी को उचित समझा और यहां इस स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों की नियुक्ति की गई। और इन जमींदारों को स्पष्ट निर्देश थे कि आप किसानों से लगान वसूलें और उसे भू राजस्व के रूप में यहां अंग्रेजों के राजकोष में जमा करें। तो राजस्व वसूली के लिए जमींदारों की नियुक्ति की गई। अब एक और समस्या अंग्रेजों के सामने थी कि भूमि का मालिकाना हक किसे दिया जाए। क्या वो हक किसानों के पास रहेगा या वो हक इन जमींदारों को दिया जाए या फिर भूमि का स्वामित्व कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार की भी अंग्रेजों के सामने समस्या आई। तो जब भूमि के मालिकाना हक की बात आई तो यहां ये जो जेम्स ग्रांट हैं और उस समय ये जो जॉन शोर थे, इनके विचारों में मतभेद हुआ। जॉन शोर चाहते थे कि भूमि का जो मालिकाना हक है वो जमींदारों को दिया जाए और ये जो अभिलेखपाल थे जेम्स ग्रांट, इनका ये मानना था कि भूमि का मालिकाना हक कंपनी के पास सुरक्षित रहे। इन दोनों के विचारों में इस प्रकार के मतभेद आए, लेकिन अंततः ये जो कॉर्नवालिस थे उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल, तो कॉर्नवालिस के द्वारा निर्णय किया गया कि जमींदारों को ही भूमि का मालिक बनाया जाएगा, यानी कि जमीन का जो मालिकाना हक है भूमि का मालिकाना हक जमींदारों को दिया गया और साथ ही साथ इसमें एक व्यवस्था और की गई कि ये जो जमींदारी है इस जमींदारी को वंशानुगत कर दिया गया, यानी कि यदि किसी एक जमींदार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जमींदारी उसके वारिसों में बांट दी जाएगी। यदि उसके दो वारिस होते हैं तो दो जमींदार स्वतः ही बन जाएंगे और दोनों अलग अलग भूमि के मालिक होंगे और वे चाहें तो उस भूमि को बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे या फिर उस भूमि पर खेती इत्यादि जो कार्य होते थे वे करवा सकते थे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं इस स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत की गई। भूमि का मालिकाना हक जमींदारों को दिया गया और राजस्व वसूली के लिए जमींदारों की नियुक्ति की गई। मालिकाना हक जो ये जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दिया गया, इसके पीछे अंग्रेजों का ये उद्देश्य था कि यदि एक बार जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया तो वो उस भूमि को अपना मानकर उस पर अधिक मेहनत करेगा और आने वाले सालों में, अगले कुछ सालों में ही उस भूमि से अच्छी उपज प्राप्त होगी और अच्छी उपज प्राप्त होगी तो निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में जब एक बार ये स्थायी दर का समय पूरा हो जाएगा तो उसके बाद के आने वाले वर्षों में भूमि की अच्छी उपज के कारण वहां अधिक से अधिक राजस्व फिर से वसूला जा सकेगा। एक ये मंशा इनकी छुपी हुई थी और साथ ही साथ इनकी एक और मंशा ये भी थी कि यदि जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया जाए तो एक प्रकार से जमींदार इनके प्रति वफादार रहेंगे और यदि कभी कोई विकट परिस्थिति आती है तो जमींदार इनकी सहायता करेंगे। और ऐसा ही हम आगे देखते भी हैं कि जब जब ये अंग्रेज विकट परिस्थितियों में घिरे तो जमींदारों कुछ जमींदार जो है वो अंग्रेजों के साथ खड़े पाए गए। इसके साथ ही इस व्यवस्था में भू राजस्व को एकत्रित करने के लिए एक नियम जोड़ा गया। 1793 में ये व्यवस्था लागू की गई और 1794 में इसमें एक नियम जोड़ा गया जिसे कहा गया सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम 1794 में इस व्यवस्था में इसलिए जोड़ा गया ताकि समय से राजस्व को प्राप्त किया जा सके।
1794 में सूर्यास्त का नियम जोड़ा गया। इस सूर्यास्त के नियम में एक तिथि निर्धारित की गई और कहा गया कि इस तिथि तक सभी जमींदार राजस्व को अंग्रेजों के राजकोष में जमा कर दें, अन्यथा उनकी जमींदारी छीन ली जाएगी और जो भी कोई अन्य जमींदार उतना राजस्व जमा कर सके वो जमींदारी किसी दूसरे जमींदार को दे दी जाएगी। ये व्यवस्था रखी गई इस सूर्यास्त के नियम में, ताकि अधिक सख्ती से और एक निश्चित समय पर जो है कर को संग्रहित किया जा सके। अब ये जो कर लिया जा रहा है इसकी दर तो स्थायी है, लेकिन इसका बंटवारा किस प्रकार से था कि जितना राजस्व एकत्रित हुआ उस राजस्व का 10/11 भाग अंग्रेजों को दिया जाएगा। 10/11 भाग राजस्व में से अंग्रेजों को दिया जाएगा और 1/11 भाग जो है वो रखा जाएगा जमींदार के लिए। इस प्रकार से यहां पर राजस्व का ये बंटवारा किया गया। राजस्व के बंटवारे के लिए जो भी राजस्व प्राप्त हुआ उसका 10/11 भाग अंग्रेजों को दिया गया और 1/11 भाग जो है वो वापस जमींदार को उस राजस्व में से ही दिया गया। यानी कि इसे एक उदाहरण के रूप में समझें कि यदि मान लिया जाए कि 1100 का राजस्व यदि प्राप्त हुआ, एक वर्ष में यदि 1100 प्राप्त किए जाने हैं तो इस 1100 में से 1000 अंग्रेजों को दिया जाएगा और 100 दिया जाएगा जमींदार को। ये 1000 दिया जाएगा अंग्रेजों को और 100 जो है वो जमींदार के खाते में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से यहां पर राजस्व के बंटवारे की व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार से इस स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया गया। यह हमने देखा कि किस प्रकार से इसमें व्यवस्थाएं बनाई गई, जमींदार और जो मालिकाना हक है वो जमींदारों को दिया गया। तो जमींदारों को जब मालिकाना हक दिया गया तो इसी कारण से इस स्थायी बंदोबस्त के अन्य नाम जो हैं वो एक तो जमींदारी व्यवस्था है, जमींदारी, या फिर इसे कहा जाता है इस्तमरारी, और इसका एक अन्य नाम है, इसे कहा गया बिस्वेदारी। ये अन्य नाम इसी भू राजस्व व्यवस्था के हैं। स्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी व्यवस्था कहा गया क्योंकि इसमें जमींदारों की नियुक्ति की गई राजस्व वसूली के लिए। साथ ही साथ इसके अन्य नाम इस्तमरारी और बिस्वेदारी रखा गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो स्थायी बंदोबस्त था 1793 में लागू किया गया, इसका श्रेय दिया गया कॉर्नवालिस को, और इसको जो लागू करने का विचार दिया था वो विचार दिया था सर जॉन शोर ने। जॉन शोर ने ही ये बात स्पष्ट की थी कि यदि निश्चित समय के लिए कर का निर्धारण एक बार ही कर दिया जाए तो कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, और उसी के चलते जॉन शोर की व्यवस्था को ही बाद में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था के रूप में लागू कर दिया गया था। इस स्थायी बंदोबस्त के परिणामों को जब हम देखते हैं तो इसके परिणामों में स्पष्ट रूप से ये बात उभर कर सामने आई कि इस व्यवस्था ने भारतीय क्षेत्रों में किसानी को बर्बाद किया और किसानों की कमर तोड़ कर रख दी, क्योंकि यहाँ राजस्व की दर अत्यधिक थी। 10/11 भाग अंग्रेज ले जा रहे थे और 1/11 भाग ये जो जमींदार हैं ये भी ले जा रहे थे। अब ये चूंकि सारा राजस्व या जो भी उपज है, मेहनत है, वो कार्य किसान कर रहा है और किसान के लिए इसमें कुछ विशेष प्रावधान नहीं रखे गए,
मुख्य रूप से देखा गया कि इस व्यवस्था के द्वारा किसान का शोषण ही हुआ और यहां पर जो सूर्यास्त का ये नियम जोड़ा गया, इससे इस स्थायी व्यवस्था में राजस्व की वसूली को और भी सख्त बना दिया, जिस कारण से कि यहां ये जो जमींदार थे किसानों पर अत्यधिक दबाव बनाते थे कि एक निश्चित समय पर राजस्व जमा किया जाना है अंग्रेजों के राजकोष में, तो वे अत्यधिक शोषणकारी नीतियों से ही यहां किसानों से इस लगान को वसूला करते थे। साथ ही साथ इस व्यवस्था में अंग्रेजों के लिए तो राजस्व की दर स्थायी थी, अंग्रेजों के पास सिर्फ जितना भी राजस्व था उसका 10/11 भाग जाना था। लेकिन ये जो जमींदार थे इन्होंने किसानों पर अधिक करारोपण कर दिया और किसानों से ये अधिक से अधिक लगान के रूप में वसूलते रहे और एक स्थायी दर के रूप में 10/11 भाग ये अंग्रेजों के राजकोष में जमा करते रहे। उदाहरण के लिए समझा जाए तो यदि अंग्रेजों के राजकोष में यदि 1100 का राजस्व देना है और 1100 में से 1000 अंग्रेज रखेंगे और उसमें से 100 यहां जमींदार को दिया जाएगा, तो जमींदारों ने यहां किसानों से अधिक वसूलना शुरू कर दिया। इन्होंने 1500, 1600 इस प्रकार से बढ़ी हुई दरें किसानों से वसूलनी शुरू कर दी और इस 1500 में से अब क्योंकि इन्हें सिर्फ 1100 ही दिखाने हैं आगे अंग्रेजों को, तो पहले तो यहां इनके 400 तो यही बच गए, 15 में से 400 तो इन्होंने यही अपने पास रख लिए। अब ये जो सारी चीजें हैं ये जो ली जा रही हैं किसानों से ही ली जा रही हैं और ये जमींदार जो है एक निश्चित दर आगे पहुंचा रहे हैं अंग्रेजों के पास। तो किसानों से बढ़ी हुई दरें प्राप्त की गई, उसने भी किसानी को बर्बाद किया और कई लोग जो है वो किसानी या कृषि संबंधी कार्य छोड़ने पर मजबूर हुए। क्योंकि एक कारण यह भी रहा कि कर की दर स्थायी है और भारतीय कृषि में एक समान उत्पादन कर पाना न तो आज संभव है और न ही उस समय संभव था, जिस कारण से भी ये किसान जो है समय पर लगान देने में असफल हुए और इनके लिए ये जो व्यवस्था है स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था घातक ही साबित हुई। इसके साथ ही इस व्यवस्था में एक ये चीज भी निकलकर सामने आई कि जो बड़े जमींदार थे जिनके क्षेत्र बहुत विस्तृत थे, उन्होंने अपने क्षेत्रों में छोटे छोटे जमींदार रख लिए ताकि कुछ कम राजस्व पर जमींदारी किसी छोटे जमींदार को दे दी और उसने भी और कम दर पर जो है जमींदारी किसी और छोटे जमींदार को दे दी। तो इस प्रकार से एक किसान के ऊपर 3-3, 4-4 जमींदार, इस प्रकार से भी एक व्यवस्था यहाँ पे प्रारंभ हो गई जिसे कहा गया पाटनी व्यवस्था। इस पाटनी व्यवस्था ने भी किसान को निचोड़ कर रख दिया और पूर्ण रूप से किसान का शोषण हुआ। तो ये सब रहा इस स्थायी बंदोबस्त में कैसे किस प्रकार से अंग्रेजों ने ये व्यवस्था लागू की और साथ ही साथ इसके क्या परिणाम थे ये हमने देखे। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो रैयतवाड़ी की व्यवस्था लागू की गई थी, इस रैयतवाड़ी की व्यवस्था में क्या था और किस प्रकार से ये रैयतवाड़ी की व्यवस्था भारतीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। भू राजस्व के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण प्रणाली जो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई उसे कहा गया रैयतवाड़ी। और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत शब्द का अर्थ है किसान। तो इसमें यह कहा गया कि अब जो भी राजस्व प्राप्त किया जाएगा वो सीधे ही किसान से प्राप्त किया जाएगा, बीच में किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी। जैसे कि यहां हमने स्थायी बंदोबस्त में देखा था कि जमींदारों को राजस्व के कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, तो यहां इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदार या कोई अन्य व्यक्ति किसान और सरकार के बीच में नियुक्त नहीं किया गया, बल्कि जो राजस्व था वो सीधे सीधे किसानों से ही प्राप्त किया गया। तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसे प्रायोगिक तौर पर 1792 में शुरू किया गया
1792 में इसे एक प्रयोग के रूप में लागू किया गया था। प्रयोग के रूप में जो क्षेत्र इसके लिए चुना गया वो चुना गया था 12 महल का क्षेत्र। ये जो 12 महल का क्षेत्र है, 12 महल का क्षेत्र उस समय मैसूर राज्य के अंतर्गत था और आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध जब हुआ था, आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध का यदि आपको ध्यान हो तो उसमें टीपू की हार हुई थी और टीपू का जो राज्य था उसका आधा राज्य जो है अंग्रेजों ने हड़प लिया और उस आधे राज्य को अंग्रेज, मराठा और निजामों ने आपस में बांटा, जिसमें कि अंग्रेजों के द्वारा ये 12 महल का क्षेत्र अपने पास रखा गया था। और इसी 12 महल के क्षेत्र में 1792 में ये रैयतवाड़ी की व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई। जिनके द्वारा ये व्यवस्था शुरू की गई इनका नाम था कैप्टन रीड। कैप्टन रीड के द्वारा जब ये व्यवस्था 1792 में प्रायोगिक तौर पर 12 महल के क्षेत्र में लागू की गई तो इसमें यह कहा गया कि जो भी राजस्व अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वे क्षेत्रों में जाएं और क्षेत्रों का सर्वेक्षण करें, भूमि की उपज को नापें और उस आधार पर कर का निर्धारण करें। यह व्यवस्था इसमें रखी गई कि भूमि के सर्वेक्षण और उपज के आधार पर राजस्व की दर तय की जाए। तो प्रारंभिक दौर में जब यह व्यवस्था शुरू की गई तो इसमें जो राजस्व की दर थी राजस्व की दर को 1/3 भाग निर्धारित किया गया। 1/3 भाग यानी कि 30 से और 35% के बीच में राजस्व का निर्धारण किया गया था। तो आरंभिक दौर में 30 से 35% का यहां राजस्व निर्धारण किया गया। जब इस व्यवस्था को प्रायोगिक रूप पर लागू किया गया तो इसके प्रायोगिक रूप में सफल होने के बाद 1820 में इसे विधिवत रूप से लागू किया गया। यानी कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस व्यवस्था को लागू किए जाने का था वो 1820 था और 1820 में इसे मद्रास के क्षेत्रों में लागू किया गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो इसी व्यवस्था को ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसे आधिकारिक रूप से 1820 में लागू किया गया। जिनके द्वारा ये व्यवस्था आधिकारिक रूप से लागू की गई वो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में इस व्यवस्था को विधिवत रूप से लागू किया गया। तो जब इस व्यवस्था को विधिवत रूप से लागू किया गया तो ये जो राजस्व की दर है जिसे कि 30 से 35% पर रखा गया था इसको बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया। राजस्व की दर को 50% तक बढ़ा दिया गया क्योंकि ये स्थायी बंदोबस्त की तरह ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसमें कि राजस्व की दर स्थायी हो, बल्कि इसमें प्रतिवर्ष राजस्व की दर को परिवर्तित किया जाता था। परिवर्तित भी क्या कहें, सीधे सीधे ये कहें कि प्रतिवर्ष राजस्व की दर को बढ़ाया ही जाता था। इस व्यवस्था में भूमि का जो मालिकाना हक था, भूमि का मालिकाना हक किसान को ही दिया गया जो कि कृषि संबंधी कार्य कर रहे थे। तो यहां पर
भूमि का मालिकाना हक किसान को दिया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि ये जो राजस्व आपसे प्राप्त किया जा रहा है वो लगान है, न कि कर। यानी कि किसान जो भी राजस्व सरकार को जमा कर रहे थे उसे लगान के रूप में लिया गया। लगान और कर में आप अंतर को समझें। यहां पर यदि किसान और जमींदारों के विषय में देखा जाए और ये जो सरकार है, तो यदि किसान राजस्व को सीधे सीधे सरकार के खाते में जमा करे या सरकार के राजकोष में जमा करे तो उसे कहा जाता था लगान। यानी कि किसान ने उपज की और उपज का जो राजस्व था उसे सीधे सीधे सरकार के खजाने में जमा करवाया तो उसे कहा गया लगान। और यदि जो राजस्व है किसान के द्वारा पहले उसे जमा किया जाए जमींदार के पास और ये जमींदार उस राजस्व को लेकर जाए सरकार के पास तो इसे कहा जाता था कर। कर और लगान में यह अंतर है कि जो कर है वो जमींदार के द्वारा सरकार के पास जमा किया जा रहा है और ये जो लगान है वो सीधे सीधे किसान के द्वारा सरकार के पास जमा किया जाता था। इस प्रकार से इसमें भूमि का मालिकाना हक किसान को दिया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि ये जो राजस्व आपसे प्राप्त किया जा रहा है वो ये लगान है, न कि कर। तो इस प्रकार से भूमि का मालिकाना हक किसान को दिए जाने से यहां पर इनका उद्देश्य वही था कि किसान अधिक मेहनत करेगा तो साल दर साल अच्छी उपज के बाद हमें अच्छा राजस्व प्राप्त होगा। इस व्यवस्था को अंग्रेजों के अधिग्रहण क्षेत्र के कुल 51% भाग पर लागू किया गया। 51% क्षेत्रफल पर इसे लागू किया गया और जो प्रमुख इसमें क्षेत्र चुने गए उनमें एक तो ये 12 महल का क्षेत्र ये था ही, जिसमें कि ये प्रायोगिक रूप पर शुरू की गई थी। उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में इसे आधिकारिक रूप से लागू किया गया था। तो इसमें जो क्षेत्र हैं वो है 12 महल। इसके बाद मद्रास। इसके बाद इस व्यवस्था को बंबई में भी लागू किया गया। बंबई में इस व्यवस्था को 1825 में लागू किया गया था। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में असम, पूर्वी बंगाल का क्षेत्र, और कुर्ग, ये क्षेत्र जो थे इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लाए गए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में मुख्य रूप से देखने को यह था कि इसमें जो मालिकाना हक है वो किसान को दिया गया। इसके पीछे कैप्टन रीड ने ये कारण बताए कि जब प्रारंभिक रूप में इसे 12 महल के क्षेत्र में लागू किया गया था तो वहां यह देखा गया कि बड़े स्तर के जमींदार उपलब्ध न होने के कारण इस व्यवस्था को किसानों के साथ लागू किया जाना उचित माना गया। यहां इसके उलट बंगाल की स्थिति अलग थी। बंगाल में नवाबों के समय से ही जमींदार भी कार्य कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने यहां जमींदारों के साथ जाना उचित समझा, जमींदारी व्यवस्था लागू करना यहां पे उचित समझा और यहां पर इन्होंने इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी को चुना, क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले से बड़े जमींदार उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण से कि ये व्यवस्था किसानों के साथ ही लागू करनी पड़ी। इन तीनों ही व्यवस्थाओं में ये जो 3 व्यवस्थाएं अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई, स्थायी, रैयतवाड़ी और ये महलवाड़ी, इन तीनों व्यवस्थाओं में जिस व्यवस्था ने सर्वाधिक राजस्व अंग्रेजों को दिया वो यही व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी की व्यवस्था। इसने अंग्रेजों को सर्वाधिक लाभ प्रदान किया। तो अंग्रेजों को तो अच्छा लाभ इस व्यवस्था के द्वारा
प्राप्त हो रहा था, लेकिन किसानों की स्थिति जैसे कि तैसी बनी रही, क्योंकि राजस्व की दर अत्यधिक थी। यहां हम देख रहे हैं कि राजस्व की दर को 50% यानी कि ठीक आधा कर दिया गया है। उत्पादन का 1/2 भाग ये है। तो इस आधे भाग को अंग्रेजों के पास देना है और आधे भाग से ही किसान को पूरे वर्ष भर अपना परिवार चलाना है, अपना गुजारा करना है और साथ ही साथ आगे के कृषि कार्यों के लिए भी इसी 50% में से जो भी बचेगा उसे आगे की कृषि कार्यों के लिए भी अपने पास संजोकर रखना है। इस प्रकार से इस व्यवस्था ने भी किसानी को बर्बाद ही किया और यहां किसान समय पर यदि अपना लगान राजकोष में जमा नहीं कर पाते थे तो उनकी जमीनों को छीन लिया जाता था या किसी अन्य किसान को जो कि उस राजस्व की भरपाई कर सके उसे बेच दिया जाता था। तो इस प्रकार से इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के कारण भारतीय समाज में एक अन्य कुप्रथा अपने चरम पर पहुंची, जिसे कहा गया साहूकारी व्यवस्था। क्योंकि ये किसान जब समय पर अपना लगान राजकोष में जमा नहीं कर पा रहे थे तो यहां किसानों के द्वारा अपनी जमीनें गिरवी रखी जाने लगी और गांव समाज के ही किसी धनाढ्य व्यक्ति को अपनी जमीनें ये गिरवी रखते थे और वो गांव समाज का जो धनाढ्य व्यक्ति इन्हें धन इत्यादि देता था, जिसे कि ये अंग्रेजों के राजकोष में जमा कराते थे। इस प्रकार से यहां साहूकारी के रूप में ये कुप्रथा सामने आई। अब ये साहूकार जब इनके पास अधिक जमीनें आने लगी, अधिक से अधिक जमीनें इनके पास गिरवी पड़ी हुई थी, तो धीरे धीरे इनकी स्थिति इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में वैसी ही हो गई जैसे कि यहां स्थायी व्यवस्था में इन जमींदारों की थी। क्योंकि यहां जमींदारों के पास भी अत्यधिक भूमियां थी और यहां पर ठीक उसी प्रकार से साहूकार के पास भी भूमियां एकत्रित होने लगी, क्योंकि किसान अपनी भूमि को गिरवी रखते तो जब वे यहां अपना कर्ज चुका नहीं पाते तो उनकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था। ये साहूकार जो थे ये आधिकारिक रूप से कोई अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति नहीं थे, बल्कि गांव समाज के ही कुछ धनाढ्य व्यक्ति थे। तो इस प्रकार इस व्यवस्था ने, ये जो रैयतवाड़ी की व्यवस्था है, इसने अंग्रेजों के उच्च राजस्व की जो मंशा थी उसे तो पूर्ण किया, लेकिन जो किसान थे, किसानों का और किसानी का इसमें ह्रास हुआ। कारण वही जो यहां पर देखा गया था, उच्च राजस्व दर और किसी भी प्रकार की कोई रियायत न दिया जाना, वही इस रैयतवाड़ी की विफलता का भी कारण रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो तीसरी व्यवस्था महालवाड़ी के रूप में अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई, इस व्यवस्था में क्या कुछ था, क्या इस व्यवस्था के द्वारा किसानों का कुछ भला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं इस महालवाड़ी में क्या प्रावधान रखे गए। महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का अर्थ गांव से लिया गया कि अब ये जो राजस्व है, इस राजस्व को एक गांव से संयुक्त रूप से लिया जाएगा। तो इस व्यवस्था का जो विचार दिया सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था का, वो विचार हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा दिया गया। हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में यह विचार दिया था कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में ग्रामीण परिवेश यहां का था, उत्तर भारतीय क्षेत्रों में, तो वहां के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए हॉल्ट मैकेंजी ने यह विचार दिया कि एक पूरे गांव से संयुक्त रूप से राजस्व को वसूला जाए। तो यह विचार हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में दिया गया और इसी विचार के चलते 1822 में इस महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। 1822 में जब इस व्यवस्था को लागू किया गया तो इसके संचालन के लिए गांव में एक मुखिया की नियुक्ति की गई
इस मुखिया की नियुक्ति की गई। अब ये मुखिया का कार्य था कि वो पूरे गांव से राजस्व एकत्रित करे और उसे जमा कराए अंग्रेजों के राजकोष में। तो इस प्रकार से मुखिया की स्थिति ठीक उसी प्रकार से थी जैसे कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार की थी। अंतर सिर्फ ये था कि वहां स्थायी बंदोबस्त में जो भूमि का मालिकाना हक था वो जमींदार के पास था, और यहां ये जो मुखिया थे ये सिर्फ राजस्व एकत्रित करने के लिए थे, इनके पास भूमि का कोई मालिकाना हक नहीं था। तो जब यह मुखिया की नियुक्ति की गई, मुखिया को उस समय लंबरदार या नंबरदार भी कहा जाता रहा। इस व्यवस्था में ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है, इसमें गांव से एक संयुक्त रूप से लगान लिया जाना है, और लगान की दर जो थी प्रत्येक गांव के लिए अलग अलग थी। अनुमान के आधार पर लगान लिया जा रहा था प्रत्येक गांव से। तो इसमें राजस्व की जो दर थी, उच्चतम दर 80-80 और 85% तक भी देखी गई। 80-85% तक इस व्यवस्था में राजस्व की दर का निर्धारण किया गया। मुख्य रूप से जो क्षेत्र इसमें लाए गए इस व्यवस्था के अंतर्गत वे थे पंजाब। उत्तर भारत के जो प्रमुख क्षेत्र थे उन्हें इस व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया था। पंजाब, संयुक्त प्रांत यानी कि आज का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रांत, यानी कि आज का जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू किया गया, जो कि कुल मिलाकर अंग्रेजों के अधिग्रहण क्षेत्र का 30% था। अंग्रेजों के अधिग्रहण क्षेत्र के 30% भाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था ने भी किसानों की स्थिति में कोई अच्छा परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि राजस्व की दर यहां पर भी अत्यधिक थी। 80-80, 85-85% राजस्व जो है एक गांव से लिया जाता रहा है। इसके बाद इसमें कुछ सुधार किए गए। ये जो राजस्व की अत्यधिक दर है, इसमें कुछ सुधार किए गए, और 1833 में जब गवर्नर जनरल बनकर आए विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक के द्वारा ये जो राजस्व की दर है इसे लगभग 66% पर नियत किया गया। 66% के करीब यहां से राजस्व जो है वो लिया जाने लगा। ये 66% राजस्व भी भारतीय दृष्टिकोण से अधिक ही था। इसे 50% तक लाने का भी प्रयास किया गया 1855 के करीब। डलहौजी के द्वारा इसे 50% पर लाने का प्रयास किया गया था। 1833 में ही सबसे पहले क्षेत्रों के नक्शे, उनके रजिस्टर इत्यादि बनाए जाने की व्यवस्था की गई, और खास करके उत्तर भारत के क्षेत्रों में भूमि के नक्शे और क्षेत्रों का निर्धारण किया जाने लगा, जिस कारण से एक नाम यहां पे आता है, रॉबर्ट मार्टिन बर्ड। रॉबर्ट मार्टिन बर्ड का नाम मुख्य रूप से आता है, इन्हें कहा जाता है उत्तर भारत में भूमि समझौतों का जनक। रॉबर्ट मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत के क्षेत्र में जो भूमि समझौते किए गए, यानी कि जो रजिस्टर या क्षेत्रों का जो नक्शा बनाया गया, उसके लिए इन्हें उत्तर भारत में भूमि समझौते का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस महालवाड़ी व्यवस्था में हमने देखा कि राजस्व की दर अत्यधिक थी, जिसने भी किसानी का विनाश ही किया। संयुक्त रूप से जब इन तीनों ही व्यवस्थाओं के परिणामों की विवेचना की जाती है, तो उसमें स्पष्ट रूप से यह बात सामने आई
कि ये तीनों ही व्यवस्थाएं भारतीय क्षेत्रों में कृषि और कृषकों के विनाश के लिए उत्तरदायी रही। किसानों का इन तीनों ही व्यवस्थाओं के द्वारा किसी भी प्रकार से लाभ नहीं हुआ, क्योंकि राजस्व की दरें अत्यधिक थी और राजस्व को अधिक सख्ती से वसूला जा रहा था, जिस कारण से भारतीयों के लिए ये व्यवस्थाएं किसी आपदा से कम नहीं थी। तीनों ही व्यवस्थाएं, चाहे हम कोई भी व्यवस्था देख लें, स्थायी बंदोबस्त में सूर्यास्त का नियम जोड़ा गया, जिससे कि समय पर राजस्व जमा न करने के कारण जमींदारी तक छीन ली जाती थी। और यहां हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था देखी, जिसमें कि कुछ सुधार के प्रयास किए गए थे। आरंभिक दौर में यहां पर यह रखा गया था कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, क्षेत्रों का सर्वेक्षण हो और उसके अनुसार राजस्व की दर को निर्धारित किया जाए। लेकिन बाद के समय में जब इस व्यवस्था को विधिवत रूप से लागू किया गया, तो अधिकारियों ने सर्वेक्षण इत्यादि के कार्य को छोड़ दिया और जो पूर्व के वर्षों से राजस्व लिया जा रहा था, उसी प्रकार से वे राजस्व लेते रहे। उनके द्वारा किसी भी क्षेत्र का नहीं किया गया। तो जो पूर्व से ही राजस्व चला आ रहा था, उसी के आधार पर जब आगे के वर्षों का भी राजस्व तय किया जाने लगा, तो उसे कहा गया निर्धारण। फुटकट निर्धारण उसे कहा गया, जो कि पूर्व के वर्षों की भांति ही राजस्व को बिना सर्वेक्षण के लिया जाता रहा। यहां इस रैयतवाड़ी में राजस्व को इतने क्रूर तरीके से वसूला जाने लगा या इतने सख्त तरीके से वसूला जाने लगा कि किसानों का इतना शोषण हुआ। अत्यधिक शोषण के कारण यहां 1854 में मद्रास के क्षेत्र में एक मद्रास प्रताड़ना आयोग सरकार के द्वारा खोला गया। इससे भी हम समझ सकते हैं कि जब 1854 में मद्रास टॉर्चर कमीशन की स्थापना की जा रही है, तो कितनी अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही होंगी इस प्रकार के शोषण की, कि यहां 1854 में एक मद्रास प्रताड़ना आयोग का गठन करना पड़ा। इन तीनों ही व्यवस्थाओं के विफल होने का प्रमुख कारण जो रहा है, वो एक तो यही रहा कि इसमें राजस्व की अत्यधिक दर थी और उसे बहुत ही सख्ती के साथ वसूला जा रहा था। इसके साथ ही जो अन्य कारण रहे, वो ये रहे कि किसानों को या जमींदारों को भूमि के राजस्व के संबंध में कोई भी रियायत नहीं दी गई, न ही उनकी शिक्षा का कुछ प्रबंध किया गया कि उन्हें कृषि के संबंध में कुछ शिक्षा दी जाए, जिससे कि वे अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल करें और भूमि के उपज को बढ़ाएं। इस प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं रखी गई, न ही इन्हें कोई रियायत दी गई। फसल यदि बर्बाद हो जाए फिर भी इन्हें राजस्व की दर लगातार जमा करनी होती थी। जबकि प्राचीन समय में जब भारतीय समाज में ये भू राजस्व की व्यवस्था थी, तो उस समय फसल बर्बाद होने पर या फिर किसी प्रकार का कुछ नुकसान होने पर यहां किसानों को अच्छी जो है वो रियायत दी जाती रही। लेकिन यहां हमने देखा कि इन तीनों ही व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई रियायत अंग्रेजों के द्वारा प्रदान नहीं की गई। तो ये प्रमुख कारण रहे इन तीनों ही व्यवस्थाओं के विफल होने के पीछे। इन तीनों ही व्यवस्थाओं के कारण समाज में जो असंतोष रहा, वो आगे चलकर 1857 की क्रांति में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। और इन्हीं सब व्यवस्थाओं का, ये जो भूमि के संबंध में व्यवस्थाएं की गई, इनके कारण जो असंतोष फैला, वो भी एक कारण रहा 1857 की क्रांति का। तो आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।